वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 60 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 60 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे करंट से रिलेटेड प्रश्नों पर ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए बिना किसी देरी के। भारत में गवाहों को अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का जो अधिकार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 5, 24, 19 या फिर 21? देखिए इसका उत्तर है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में गवाहों को अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का गवाहों का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ठीक है, अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। नंबर 2 पर आ जाइए। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है और इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं। सूअर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। अधिकतर होता क्या है इस तरह से, दूसरा स्टेटमेंट कट जाता है, लेकिन यहाँ दोनों सही हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू तथा जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। ठीक है, पिग को। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं, तो पहला करेक्ट हो गया। देखिए इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होती है, चूंकि इस बुखार का कोई भी इलाज नहीं है इसलिए। अतः इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका क्या है? जानवरों को मार दिया जाए। अफ्रीकन स्वाइन फीवर मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है। ठीक है, कोरोना की तरह नहीं। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए यहाँ पर। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीन हिंदी का प्रारंभिक रूप थी? प्राकृत, उर्दू, संस्कृत या अपभ्रंश? देखिए प्राकृत लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, इसका सही उत्तर है अपभ्रंश। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से उभरी है, जिसके दौरान इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। प्राचीन हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप अपभ्रंश था। 400 ईस्वी में कालिदास ने अपभ्रंश में विक्रमोर्वशीयम नामक एक रोमांटिक नाटक लिखा। आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। किसी किसी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि देवनागरी का ज्ञान है, टिक करवा लेते हैं, हाँ है, समीक्षा अधिकारी में यूपी के। नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कितने आय समूहों में वर्गीकृत करता है? कितने में करता है? 4 में करता है। तो विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 4 आय समूहों में, कौन कौन है वो? निम्न, निम्न मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है। नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा गेटवे टू हेल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? गेटवे टू हेल एक पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, बीच में जलता रहता है। यह है तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 वर्षों से जल रहा है। यह क्रेटर देश में एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण बन गया है और वर्ष 2018 में देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर काराकुम की चमक कर दिया। देखिए हालांकि हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने दरवाजा गैस क्रेटर, ठीक है, इसको दरवाजा गैस क्रेटर भी बोलते हैं, दरवाजा गैस क्रेटर में आग बुझाने का एक तरीका खोजने का फैसला किया है। क्योंकि क्या कर रहा है ये, पर्यावरण और आसपास जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के साथ साथ देश को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। तुर्कमेनिस्तान मीथेन रिसाव के केंद्र में रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है इसका। ठीक है, 50 वर्षों से ऐसे ही चल रहा है दरवाजा गैस क्रेटर। गेटवे टू हेल बोलते हैं इसको, पर्यटन स्थल भी है ये, मतलब एक तरह से आकर्षण का केंद्र है, लोग यहाँ पर देखने आते हैं, टूरिस्ट इसको।
नंबर 6 पर आ जाइए। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? प्रवासी कौशल विकास योजना, भारत को जानो कार्यक्रम, स्ट्राइव, वज्र। प्रवासी भारतीयों से संबंधित प्रवासी कौशल विकास योजना तो होगी, नाम से पता चल रहा है। भारत को जानो कार्यक्रम ये भी है, वज्र भी है, स्ट्राइव नहीं है। देखिए, बात करें स्ट्राइव की तो औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल शुद्धिकरण यानी स्ट्राइव, यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार की परियोजना, जिसका उद्देश्य है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईआईटी और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना। नंबर 7 पर आ जाइए। 10 सिख गुरुओं में से एक गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्न कथन है। पहला कथन है वे सिखों के नवे गुरु थे और उन्होंने खालसा के सिद्धांतों की स्थापना की थी। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, सिखों के नवे गुरु तो इनके पिताजी थे, मतलब गुरु तेग बहादुर उनके पुत्र थे। ये 10वें गुरु थे सिखों के। 10 के 10 नाम याद रखना सिख गुरुओं के। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही पूछ लेता है किसी किसी एग्जाम में। खालसा के सिद्धांतों की स्थापना की थी, सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो बी सही है। तो 10 सिख गुरुओं में अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। पहला वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि 10वें गुरु थे ये। उनकी जयंती नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह अपने पिता यानी गुरु तेग बहादुर यानी 9वें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने ये, और वर्ष 1708 में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने खालसा या पांच का के सिद्धांत की भी स्थापना की थी। कौन से हैं 5 का? मतलब केस हो गया, कंघा हो गया, कड़ा हो गया, कृपाण हो गया और कचेरा हो गया, ठीक है। तो ए हो गया इनकरेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विमान वाहक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? भारत के विमान वाहक उद्गम देश, INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत। INS विराट यूनाइटेड किंगडम, INS विक्रमादित्य रूस, INS विक्रांत यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP मांग पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, और सकल मूल्य वर्धन यानी GVA आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। क्या दोनों बातें करेक्ट हैं या इंटरचेंज करेंगे तब करेक्ट होंगी? करेक्ट है दोनों के दोनों ये। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP अर्थव्यवस्था को व्यय पक्ष से मापता है, यानी सभी व्यय जोड़कर। GDP बराबर निजी खपत प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात आयात, ठीक है। और सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA की बात करें तो आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर प्रदान करता है। देखिए, सकल मूल्य वर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र हो गए, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। ये सकल मूल्य वर्धन बराबर GDP प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। मीठी क्रांति से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस पहल का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। मीठी क्रांति, गन्ना उत्पादन करना है या मधुमक्खी पालन करना है? ये शहद उत्पादन, ठीक है, मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन है, गन्ना उत्पादन नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है मीठी क्रांति, दूसरा वाला सही है, बी। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास पर मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया जा रहा है। तो पहला वाला गलत हो गया, गन्ने से नहीं है ये। देखिए, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मधुमक्खी पालन क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है। नंबर 11 पर आ जाइए। घड़ियाल से रिलेटेड कौन सा गलत है? यह भारत में केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं घड़ियाल। घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड रूप में वर्गीकृत किया गया है, और भारत में मगरमच्छ को
मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां, एक तो घड़ियाल हो गया, एक हो गया खारे पानी का मगरमच्छ, दूसरा हो गया मगरमच्छ, ठीक है, मीठे पानी का। तो बिल्कुल 3 प्रजातियां करेक्ट है, और तीनों में से ये जो घड़ियाल है ना, यही गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये भी सही है। और घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है, ये भी सही है। देखिए भारत में घड़ियाल ऐसा नहीं है केवल चंबल नदी में पाया जाएगा, चंबल नदी तो इसका प्राथमिक आवास है घड़ियाल का। घड़ियाल आपको मिलेगा रामगंगा में भी, गंडक नदी में भी, ठीक है। तो भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक है घड़ियाल, दूसरी है मगर, और तीसरा है खारे पानी का मगरमच्छ। तो घड़ियाल IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इस मगर की बात करें तो ये वुलनरेबल है, सुभेद है। और खारे पानी के मगरमच्छ की बात करें तो ये IUCN कम चिंतनीय है, लीस्ट कंसर्न है। देखिए चंबल नदी घड़ियाल का प्राथमिक आवास है, लेकिन यह उत्तरी भारत के मीठे पानी में कई अन्य भागों जैसे कि घाघरा नदी में, गंडक नदी में, रामगंगा नदी में, गिरवा नदी में उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की रामगंगा में, और बिहार की सोन नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। गंडक, घाघरा, गिरवा उत्तर प्रदेश की, इसलिए दूसरा वाला करेक्ट है, केवल चंबल नदी में थोड़ी पाया जाता है। देखिए घड़ियाल की आबादी जो है वो स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है। 12वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कहेंगे ट्रेन गार्ड को? ट्रेन क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन कलेक्टर या ट्रेन रक्षक? ट्रेन मैनेजर कर दिया है। तो भारतीय रेलवे ने गार्ड के डेजिग्नेशन को बदलकर अब ट्रेन मैनेजर कर दिया है। बिरजू महाराज का संबंध किससे? हाल ही में इनका निधन हो गया। ये संबंधित है कत्थक से। तो 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कत्थक नर्तक बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनका नाम था ब्रज मोहन नाथ मिश्रा। नंबर 14 पर आ जाइए, किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर? इन तीनों में से एक है, इन दोनों में से एक है। लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल से बना द्वीप समूह है। इसमें कुल 36 द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवारती यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है। लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, भारत के मशरूम शहर के रूप में जाना जाता है, बताइए क्या? सिक्किम का गंगटोक, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, उत्तराखंड का ऋषिकेश, हिमाचल प्रदेश का सोलन। भारत का मशरूम शहर हिमाचल प्रदेश का सोलन। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले को भारत के मशरूम शहर के रूप में जाना जाता है। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।